वेलकम टू यूकेएस इंस्टीट्यूट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है भारत। आज हम अपनी इस वीडियो में भारत के ऊपर चर्चा करेंगे और भारत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। भारत का भौगोलिक परिचय। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशालतम राज्य में व्यापार, संस्कृति, विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। तो हमारे इस परिचय में बताया गया है कि जो भारतीय सभ्यता है और उसकी संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, यानी कि वहाँ पे आसपास वह विस्तृत हुई है। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक बड़ा विशाल राज्य थी और इसकी जो सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए यह जानी जाती है। आपने मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही एक हिस्सा है। उसी तरीके से भारतीय सभ्यता भी इसका इसलिए हिस्सा बनी क्योंकि भारतीय सभ्यता भी सिंधु घाटी के करीब ही बसी है। और आज भी आप देखते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वह कई नदियों के सम्मुख उपजती है, दिखती है। जैसे हमारे देश में कई तरह की नदियां हैं, कुछ प्रमुख नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें हमारी गंगा आती है जो प्रमुख नदियां है और उसी को हम सिंधु भी कहते हैं। यह आपका जो भारत का मानचित्र है इसमें दर्शाया गया भारत के मानचित्र, जिसमें आपको दिख रही है पूर्व से पश्चिम विस्तृत रेखा और उत्तर से दक्षिण विस्तृत रेखा। यहाँ पे आपको पड़ोसी राज्य भी दिख रहे हैं और ये छोटा सा सामान्य परिचय है हमारे भारत का, जो आपको मैं मानचित्र के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारा अरब सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंदिरा कौल, लद्दाख और हमारा भारत, चीन और बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार, इंदिरा प्राइवेट, कन्याकुमारी, पाक जल संधि, ऐसे विभिन्न नाम जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने आते हैं, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम यानी भारत का नाम आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर रखा गया था। इन आर्यों की शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी रखा गया था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाट नदी है। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान के नाम से कहा और प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडांस तथा इस देश को इंडिया कहा। यानी कि आप देख सकते हैं हमारे देश के आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये नाम कैसे पड़े, अब आपको शायद इसके बारे में पता चला होगा। भारत की स्थिति व विस्तार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का एक देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणीय, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वांछित पहाड़ियों तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और उसके दक्षिणी मध्य भाग में आता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां विविधता के रूप में पाई जाती हैं और जो भारत का आकार है वो चतुष्कोणीय है और यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है वो बहुत ज़्यादा ही अलग है, जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में यानी भारत में हिमालय पर्वत जैसे महान पर्वत और ऊंचे पर्वत और नदियां द्रोण पाई जाती हैं। हमारे देश में यानी भारत में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो बाकियों के देश में पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी स्थिति है, ऐसा आकार है जहाँ पे हर मौसम, हर वनस्पति, हर जाति
का मिश्रण है, इसलिए इसको विविधता का देश भी कहा जाता है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम में हिंदू कोश व सुलेमान श्रेणी तथा उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक प्रांत भूगोल एक इकाई है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ये एक और नाम आ गया हमारे भारत का, जिसमें हमारा उपमहाद्वीप जुड़ गया। पहले भी मैं आपको 5 नाम बताए थे, जिसमें आर्यवर्त, भारतवर्ष, इंडिया, भारत, और अब ये उपमहाद्वीप और हमारा विविधताओं का देश। यानी कि भारत के इतने सारे नाम हैं जो उसकी विशेषता को दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। ये सभी देशों को मिलके भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे विश्व में आता है, जिसमें पहले स्थान पे रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंत में यानी 7वें अंक पर हमारा भारत उपस्थित है। भारत अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की प्रमुख भूमि दक्षिण से उत्तर डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम में पूर्व 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यानी कि इन रेखाओं के मध्य हमारा भारत आता है। यानी कि उत्तर में 8 डिग्री और 37 डिग्री तक, और पश्चिम में 68 डिग्री से 69 डिग्री तक हमारा भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतीय रेखाओं से क्रमशः दिखाई जाती है। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं, तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 बंगाल की खाड़ी में स्थित से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य उपस्थित होगा। अगर हम इसका विस्तार द्वीप समूहों को भी जोड़ दें तो इसका विस्तार और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे देश से काफ़ी दूर हैं, जो समुद्र में स्थित हैं, लेकिन फिर भी उनको हमारे देश का हिस्सा माना जाता है, जो हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, यानी कि सबसे उत्तर में सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो हमारा कौन सा है? इंदिरा कौल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, उस तो हम क्या बोलेंगे? इंदिरा कौल, जो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पे है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी कि कन्याकुमारी कैप कोलिन अंतकीप है, यानी कि जो सबसे दक्षिणी भाग है वो हमारा कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसे हम कैप कोलिन कहते हैं, जो कहाँ पर है? हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब महासागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों में के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो हमारा पहले सबसे दक्षिणी बिंदु था वो आज समुद्र मगन हो चुका है। आप देख रहे हैं गर्मी के कारण, यानी कि जो हमारा वातावरण है जैसे गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
तो समुद्र का जो जल है उसकी मात्रा दिन पर दिन बढ़ रही है और कई महाद्वीप ऐसे ही डूबते जा रहे हैं। और आगे ऐसा चलता रहा तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की चतुर्दिशीय अंतकीय सीमा बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हमारा? इंदिरा पॉइंट। उत्तरम कौन सा है? इंदिरा कॉल। पश्चिमतम कौन सा है? गोर मोता या गुहार मोती। पूर्वतम बिंदु कौन सा है? किबुथ। मुख्य बिंदु कौन सा है हमारा? कन्याकुमारी। इन सभी को भी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। एक लद्दाख में है, गुजरात में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके भारत के परिचय में। फिर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। अब जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं हैं उसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों के विस्तार दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतर के बीच की दूरी कम होती है। यानी कि जब एक देशांतर रेखा दूसरी देशांतर रेखा की ओर बढ़ेगी तो उसकी जो दूरी है वो कम हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं, देशांतर रेखाएं हमारी जो रेखाएं हैं वो 180 हैं और उत्तरी अक्षांश भी हमारी 180 हैं, जिसको मिला के ये हमारा 360 बनता है। तो जैसे जैसे हम देशांतर के ओर बढ़ेंगे रेखाओं की ओर तो दूरी कम हो जाएगी, और जैसे हम अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। इसलिए भारत का पूर्वी में पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के स्टार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के स्तर से 281 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। फिर हम बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि अब हम मुख्य रूप से अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो हमारी प्रमुख रेखा जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंतिम में मिजोरम, पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। इस विस्तार के कारण ही इन राज्यों में गर्म मौसम हमेशा बना रहता है, और जब मानसून आता है तो ठंडा मौसम भी अपने आप आ जाता है। यह भी एक विशेषता है कि हमारे देश में गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती हैं। यह भी अक्षांशीय विस्तार का एक प्रभाव है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उत्तरी उष्ण कटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय कुपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय के आता लगता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में है। भारत का विस्तार जो है वो हमारी कर्क रेखाओं या अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से बहुत फैल जाता है, और जो हमारी अक्षांश रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है, वो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह में यानी कि जो लद्दाख में है यहाँ 5 घंटे का फर्क होता है। यानी कि सबसे जो हमारे सर्दियों के दिन होते हैं और गर्मियों के दिन होते हैं, आपको पता है गर्मियों के दिन हमारे दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में हमारी रातें बड़ी होती हैं।
तो जहाँ पे केरल में सिर्फ 45 मिनट का फर्क है, वहीं लेह लद्दाख में 5 घंटे का अंतर आ जाता है। इसका मुख्यतः कारण अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। विश्व में या विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग से सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह सूरज ताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणीय भाग विषुवत रेखा से काफी निकट है, अतः यहाँ सूरज की किरणें अपेक्षित लंबवत पड़ती हैं और सूरज आप अधिक मिलती है। सूरज अधिक मिलती है। तो आप जानते हैं विषुवत रेखा के कारण हमारे देश में गर्म वातावरण बना रहता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में सर्दी और गर्मी दोनों ही सम्मिलित हैं। और ये जो रेखा हैं वो लंबवत पड़ती हैं, कई बार तिरछी पड़ती हैं। वो समय के अनुसार कि सूर्य कहाँ है हमारा, किस डायरेक्शन में है, उसके अनुसार ये रेखाएं बदलती हैं समय के साथ। फिर हम बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव की। 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद के निकट मिजोरम से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत मानक समय 22.5 डिग्री पूर्व देशांतर ग्रीनविच माध्यम समय ग्रीनविच टाइम या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। यानी कि ये देशांतर रेखाएं भी उसी तरह प्रभाव डालती हैं जैसे हमारी अक्षांश रेखा डालती है। ये भी सीधा सीधा समय पर प्रभाव डाल रही है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ी सभी जगह एक समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले हो जाता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु यानी कि गोरमोता जो गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुथु जो मध्य प्रदेश में है, मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री गुणा 4 यानी कि 120 मिनट का यानी 2 घंटे का फर्क है, जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण अधिक मानक देशांतर रेखाएं होती हैं। जनांकीय और भौगोलिक आकार। वर्ष 2011 के अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। पर सभी को पता है अभी नए आंकड़े आए हैं तो हमारी जो जनसंख्या है वो 135 के पार पहुंच चुकी है। दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा है, पहले पे हमारा चीन आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है, जिसका क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व में स्थलीय धरातल का 2.4% भाग भारत का है। यानी कि विश्व में जितनी भी भूमि है उसमें 2% 4 भाग भारत का है। उत्तर में दक्षिण तक विस्तार
दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ी है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा के लगभग 2 गुनी है, 2 गुनी। यानी कि जो बीच का भाग है वो तटीय भाग से 2 गुना है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि तटीय लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। भारतीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्रीय तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाती है। लंबाई सबसे लंबी तटीय रेखा हमारी गुजरात की है और सबसे छोटी हमारी गोवा की है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 गुना या 2 भागों में बांटता है। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग में अरब सागर कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत के चारों ही तरफ कोई ना कोई ऐसी चीज है जो विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? विश्व में। हमारा अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये कितनी फेमस स्थिति है भूगोल के माध्यम से। इस प्रकार तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार को कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, जिसकी आवृत्ति हिंद महासागर से मध्य में है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीनतम वलित पर्वत वाली हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। इसकी दक्षिण का भूभाग उत्तर में छोड़े है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया है। ये जो पतला है, पतले का मतलब यानी कि जैसे जैसे विस्तार बढ़ रहा है, उसकी जो आकार है, उसकी जो चौड़ाई है, वो कम होती जा रही है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य बिंदु के अंतरिप का रूप लेती है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। यहाँ पे आपको कन्याकुमारी का दूसरा नाम यानी कि कुमारी अंतरिप दिखाई दे रहा है, जो हिंद महासागर की ओर शंकरा हो जाता है या हो गया है। प्रायद्वीपीय यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। आंतरिक समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकटतम हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो, उसे अंतरिप कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के समुद्री तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का आपको यहाँ देख सकते हैं 1962
किलोमीटर तटरेखा है। गुजरात की 1214.70 तटरेखा है। आंध्र प्रदेश की 973.70 तटरेखा है। तमिलनाडु की 906.90 किलोमीटर तटरेखा है। ऐसे ही केरल की, उड़ीसा की, कर्नाटक की, पश्चिम बंगाल की, लद्दाख की, गोवा की, दमन द्वीप की, पांडुचेरी की, सभी की यहाँ पे आपको तटरेखा नजर आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र। अब पश्चिम बंगाल में हमारा समुद्री क्षेत्र है वेंग तट, और हमारा उत्कल तट, और हमारा उत्तरी सरकार तट, हमारा पांडुचेरी, कोरामोरा तट, और हमारा मालाबार तट, और हमारा कर्नाटक, और हमारा कोंकण तट। ऐसे हमारे कितने तट हैं जो समुद्री मार्ग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में। तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा बड़े केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख तथा सबसे छोटे केंद्र प्रदेश यानी लक्षद्वीप। अब यहाँ पे आपको एक और मैंने मानचित्र दिखाने की कोशिश करा है, जहाँ पे राज्यों के आपका जन्म डेट या फिर डीओबी दिख रहा होगा। वहाँ पे राज्यों का नाम भी आपको दिख रहा होगा। सारी यहाँ पे डिटेल हर राज्य की यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे कि एज एग्जांपल दिल्ली की जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, वो हमारा 1956 में बना ये, और एनसीटी जो है 1992 में बना, यानी कि 1992 में। तो ये जो राज्यों का पुनर्गठन माना जाता है कि इस डेट को, इस सन को इस राज्य का पुनर्गठन किया गया था। रिसेंटली में अभी हमारा तेलंगाना बना है, जो 2014 में ही बनकर तैयार हुआ है। और इससे भी पहले यानी कि इसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2019 में ही बने हैं। इतनी पुरानी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मानचित्र है ये आपका, जिसमें आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। राज्यों हैं जैसे कि हमारा लद्दाख, फिर लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़, दिल्ली का न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर। ऐसे ऐसे आपको पूरे यहाँ पे डिटेल दे रखी है राज्यों का भी और राजधानियों की भी। फिर हम बात कर लेते हैं कि राज्य, उनकी राजधानी, उनकी भाषा, वहाँ कितने ज़िले हैं, कितने क्षेत्रफल में हैं, और कुल कितना क्षेत्र में यानी कि हमें टाइम मिलेगा, जो आप पहले देख लीजिए। कि ये पता लगाने के लिए हमें टाइम मिलता है बहुत कम समय की शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत कम समय में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। भारत अफगानिस्तान 106
किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऐसे ही भारत चीन 3,488 किलोमीटर जो चीन और भारत की सीमा है। चीन और नेपाल की 1,751 और भारत और भूटान की 699। फिर भारत और म्यांमार की 1,643 और हमारे त्रिपुरा की 0। भारत बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर और भारत और पाकिस्तान की 3,322 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों का मिलकर मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत की एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर यानी हिंद महासागर का नाम पड़ा। इसका मुख्य कारण भारत यह है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण तिथियां एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिणी में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता में इसकी विशेषता मानी जाती है और इसीलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट देश यूरोप देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा पूर्व घाट या पूर्वी घाट से एशिया देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध प्रस्तावित करना है। भारत और जल क्षेत्र। भारत की जलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब हम बात करते हैं भारत की जलीय क्षेत्र की। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। प्रादेशिक जल सीमा, इसकी तट रेखा 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्रफल, यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है और आवासीय कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरण, स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो 24 से 22 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित हैं। यह क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों में जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण तथा अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के दोहन का अधिकार प्राप्त है। भारत की जलीय सीमा
जो भारत और श्रीलंका से मिलती है। इनमें मध्य सीमा बनाने वाले क्षेत्रों या स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य निम्नलिखित पाक की खाड़ी पड़ती है, पंपास द्वीप पड़ता है, आदम ब्रिज है और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्र द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इनके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत और म्यांमार म्यांमार के कोको द्वीप समूह भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाते हैं। भारत और मालदीव भारत के मिलियन द्वीप मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत और उसके पड़ोसी कितने हैं? 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, गोटानगरी स्थान दक्षिणी एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का भी सदस्य है, जो पूरे साउथ एशिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार है। भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त। बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने विवाद का निपटारा करते हुए संसद ने 7 जुलाई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों में भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 1999 में संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी। संसद से पारित होने वाला यह संविधान संशोधन है जिसके द्वारा वर्ष 1774 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जा सकेगा। अब हम कुछ इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इन शॉर्ट क्वेश्चन को, ये आपके बहुत काम आएंगे। देश का नाम भारत। भारत के अन्य नाम है आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और आखिर में इंडिया। यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित। ज्यामितीय आकार है चतुर्कोणीय। मानक समय है 82 डिग्री हाफ। पूर्वी देशांतर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में समीप। मिजोरम का समय ग्रीनविच मध्य समय के 5 घंटे 30 मिनट आगे यानी कि 22.5 डिग्री पूर्वी देशांत। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबी आई यानी कि लंबाई उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर।
प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्रीय मील तक। संगठन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र संग्राम क्षेत्र से आगे 22 समुद्री मील है। जलवायु मानसूनी जलवायु क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपने सुना सिर्फ इतना ही होगा कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसके आगे जो संख्या है उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा या बहुत कम सुना होगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश। जनसंख्या लगभग 135 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। पुरुषों की जनसंख्या लगभग 64 करोड़ 327,298। पुरुषों की संख्या देख सकते हैं आप। वही महिलाओं की 98 करोड़ 75,84,519। ग्रामीण जनसंख्या 83.36 करोड़। शहरी की जनसंख्या 33.31 करोड़। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.34%। लिंग अनुपात 973 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता 74.4%। पुरुषों की 82.14%, महिलाओं की 65.46%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की जो हमारी जनसंख्या है वो है 20 करोड़ 13,78,086। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 करोड़ 42,81,134। देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विकास 10.7%। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार 40%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम समय जैसे पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। फिर तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बांधों की संख्या 13 है। पशु हमारा बाघ है और
राष्ट्रीय विस्तार पशु हाथी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यम विजेता। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मैंने अपनी इस वीडियो में भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। कृपया कर इस वीडियो को पूरा अंत तक आपने देखा है तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।